हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम जाने थे एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, और साथ में हम इनिशियल रेट मेथड के द्वारा रेट लॉ और ऑर्डर फाइंड करना सीखे थे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और साथ में हम लोग पढ़ेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जब अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है और जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, तो उस एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट के एटम्स या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे उनको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है कि किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नंबर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? द नंबर ऑफ एटम्स और molecules of reactant that take part in a elementary reaction is called molecularity of reaction। तो जितने रिएक्टेंट के एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्री रिएक्शन में भाग लेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हम एक बात करेंगे कॉलिजन थ्योरी की। तो कॉलिजन थ्योरी क्या है वो हम समझेंगे, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कॉलिजन थ्योरी। आखिर रिएक्शन होता कैसे है? तो ये माना गया है कि रिएक्शन होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कॉलिजन से। रिएक्शन कैसे होता है? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड करते हैं तो क्या होता है? रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। यानी रिएक्शन होता कैसे है? जब रिएक्टेंट्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं या कोलाइड होते हैं, तब जाके क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है। तो ये जो कोलिजन होता है ना, इस कोलिजन जो होता है इसको कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। यानी जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में जब टकराएंगे तो वहाँ जो कोलिजन होना चाहिए वो कैसा कोलिजन होना चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। कैसा कोलिजन होना चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। यानी मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या एटम इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे, तब जाके रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ये इफेक्टिव कोलिजन क्या है? अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन हो, यानी सही एंगल से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सही एंगल पे आए और कोलिजन कर जाए। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सही एंगल पे आए तब कोलिजन होगा। ठीक है ना? जैसे ये दिख रहा है, ये सही एंगल से आ रहा है। अगर ऐसे आएगा तो कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि ये सही एंगल नहीं है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब सही कोलिजन से, सही एंगल से कोलिजन करेगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या कंडीशन है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाए, आए टकराए, लेकिन एनर्जी के साथ, प्रॉपर एनर्जी के साथ नहीं टकराया, सफिशिएंट एनर्जी के साथ नहीं टकराया,
तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं बनेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो दो चीज़ जरूरी है अगर कोलिजन होता है तो पहला चीज़ क्या होना चाहिए, प्रॉपर एंगल से यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन हो, और दूसरा सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलिजन हो। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन होता है पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन तो क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए, बिना कोलिजन रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि प्रॉपर एंगल से कोलिजन हो यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन हो। और अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन से हो रहा है और इनसफिशिएंट एनर्जी के साथ नहीं हो रहा है तो रिएक्शन नहीं होगा। तो तीसरा कंडीशन क्या चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी। और ये जो सफिशिएंट एनर्जी है इसी को कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारा क्या है, सफिशिएंट एनर्जी है। इस सफिशिएंट एनर्जी को हमने क्या नाम दिया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी नाम दिया गया है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतना एनर्जी नहीं होगा तब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। पहले तो कोलिजन होना चाहिए, कोलिजन होगा भी तो प्रॉपर ओरिएंटेशन से होना चाहिए, और तीसरा थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ हो यानी सफिशिएंट एनर्जी के साथ। अगर इससे कम एनर्जी रहेगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें जानना था कोलिजन थ्योरी में। हम लोग जान चुके हैं कि कोलिजन थ्योरी में रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे बनता है, इफेक्टिव कोलिजन से, यानी इफेक्टिव कोलिजन होना जरूरी है। ठीक है ना, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या है, यानी रिएक्शन के लिए क्या है, रिएक्शन होने के लिए ये कंडीशंस है। कंडीशंस फॉर क्या लिख सकते हैं, फॉर कंडीशन फॉर रिएक्शन, रिएक्शन। हाँ, तो हम यहाँ पर इसका एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं क्या, कि द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड साइमल्टेनियसली, कोलाइड साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसके लिए इरेज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट collide simultaneously and effectively, इफेक्टिवली में डबल एल होगा क्या, कंफर्म, एल पूछ रहे थे। द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली in a elementary reaction is called molecularity of reaction। तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये कोलिजन थ्योरी के हिसाब से हुआ, ये लिखिए, चाहिए लिखिए।
आपको जो इच्छा करे आप वो डिफिनेशन लिख दीजिएगा एग्जाम में। तो इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली एक साथ क्या हो रहा है, हम यहाँ पर इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली बोल रहे हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब एक बार में टक्कर होता है। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे आपस में टक्कर क्या होगा, एक साथ होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का। ऐसा नहीं कि एक टकराया फिर दूसरा टकरा रहा है फिर तीसरा आके टकराया, तो स्टेप बाय स्टेप में नहीं होगा, एक ही स्टेप में कोलिजन होगा। हम एलिमेंट्री रिएक्शन का बात कर रहे हैं। किस रिएक्शन का बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये जो इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में होगा, तो जो कोलिजन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का वो एक बार में होगा, साइमल्टेनियसली होगा। ठीक है, तो ये था हमारा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं। नहीं जरूरी नहीं है, वही देखिए इसका दूसरे का फोटो। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के अगर हम बारे में बात करें तो द टर्म मॉलिक्युलरिटी इज ओनली यूज्ड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है, यानी जो मॉलिक्युलरिटी है वो केवल और केवल डिफाइन किसके लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। किसके लिए, केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई वजूद नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर elementary reaction and it is not defined for complex reaction। तो हम क्या लिख दें यहाँ पर, क्या लिखें, द टर्म मॉलिक्युलरिटी इज ओनली defined, the term molecularity is only defined for elementary reaction। बीच में मत बुला करो, वीडियो जब लिखना बंद हो जाएगा तब बुला करो, ठीक है। हाँ, और हम फिर क्या लिख सकते हैं, झगड़ा मत करो, हम आगे क्या लिख सकते हैं, द टर्म मॉलिक्युलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को डिफाइन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्युलरिटी टर्म का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए क्या है, अनडिफाइंड है। ऐसा एनसीईआरटी में कहा गया है, ऐसा एनसीईआरटी बुक लिखा है कि हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, हम आपको रिएक्शन लिखेंगे और वहाँ पर उस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी फाइंड करेंगे और ऑर्डर फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं a + b
और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है पहले की तरह ही, है कि नहीं। ए प्लस बी क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। और ये जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी ये सिंपल रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन का एक और नाम क्या है, सिंपल रिएक्शन। तो ये हमारा सिंपल रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अगर इसका रेट लॉ लिखना चाहें तो रेट लॉ क्या होगा, R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये कहाँ से लिखें, ये ऑलवेज एक्सपेरिमेंट से लिखें। ये ऑलवेज और ऑलवेज जो रेट लॉ लिखेंगे कैसे लिखेंगे, किसे लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट से लिखेंगे, ठीक है। ऑलवेज ऑलवेज ये जो फाइंड करेंगे, जो ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं वो कहाँ से फाइंड कर रहे हैं, ऑलवेज एक्सपेरिमेंट से। रेट लॉ हमेशा एक्सपेरिमेंट से लिखते हैं। तो अब जरा देखा जाए, ए का पावर 1 बी का पावर 1, ऐसा ही है ना। हम एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड हुआ, एक्सपेरिमेंट से क्या फाइंड किए कि रेट जो है ए के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी रेट जो है ए के कंसंट्रेशन के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी के कंसंट्रेशन के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने कहाँ से फाइंड किया, एक्सपेरिमेंट से। और जब रिएक्शन देखा वो भी ऐसा ही है, तो ज़रूर हमारा रिएक्शन क्या है, सिंपल रिएक्शन है, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है ना। तो जब भी अगर होगा तो हम रेट एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड करेंगे। लेकिन जब हम इसको लिखे और लिखने के बाद हमें यह पता चला यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर होगा 1 + 1 2। और अगर हम बात करें इसका मॉलिक्यूलरिटी का, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या है। तो जितने अभी हम क्या पढ़े थे डिफिनेशन में, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच टेक पार्ट इन ए रिएक्शन। तो रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे इनको हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। तो कितने मॉलिक्यूल पार्ट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो इसका जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा वो क्या होगा, इस रिएक्शन का 2। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक से उठाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम्पल है बुक वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट क्या बन रहा है, कहाँ है, N2 बन रहा है और प्लस 2H2O बन रहा है। और ये कैसा रिएक्शन दिया गया है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री यानी सिंपल रिएक्शन है। जो आपका लिखना पसंद हो, एलिमेंट्री बोलिए चाहे सिंपल बोलिए। तो इसका रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, और के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। तो ये हम कहाँ से लिखें, ये कैसे फाइंड किए, एक्सपेरिमेंट से फाइंड किए। और एक्सपेरिमेंट फाइंड करने पर यहाँ पावर क्या आया, 1 आया। यहाँ पर पावर क्या आया, 1 आया। और अब हम रिएक्शन को देख रहे हैं तो यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और रिएक्शन से जो कोफिशिएंट दोनों मैच कर रहा है, तो हम कहेंगे कन्फर्म, हम 100% कन्फर्म हो गया कि रिएक्शन क्या है, सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड करें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, क्योंकि पावर 1 है। और अगर बात करें मॉलिक्यूलरिटी का, तो मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल है तो 1। तो जब अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम लोग
मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो आप बोलिएगा अभी तो बताया रिएक्शन होने के लिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए ना, कोलिजन होने के लिए अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो आखिर ये ऐसा कैसे हो जा रहा है? तो अब हम बताना चाहते हैं आपको कि कभी कभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में ही अपने ही डिकम्पोज हो जाते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा होता है, कभी कभी वो अपना एनर्जी का यूज करके खुद डिकम्पोज हो जाता है, यानी वो एनर्जी इमिट कर सकता है, ठीक है, अपने आप टूट जाता है। तो अपने आप मॉलिक्यूल में एनर्जी ज़्यादा होता है, वो अपने आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो ये कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया? 1। तो इस केस में हम कोलिजन थ्योरी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट वाला डिफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप ये टूट गया, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाया, इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 कहलाया। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल बुक में क्या दिया हुआ है। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है 2HiH2 और I2 में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर इसका रेट लॉ लिखा जाए तो क्या होगा? K कंसंट्रेशन ऑफ HI के पावर 2, और ये कैसे फाइंड किया गया? एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया, और जब थ्योरेटिकली देखा गया, यानी रिएक्शन को जब देखा गया, तो यहाँ पर भी पावर 2 आया। तो इसका मतलब ये कैसा रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर इसका ऑर्डर बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है? 2, और मॉलिक्यूलरिटी क्या है इसका? T भी 2 है, यानी 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन किया और बन गया प्रोडक्ट। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, 2NO प्लस O2 क्या बन रहा है? 2NO2। अगर इसका रेट लॉ लिखा जाए क्या होगा? KNO के पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो यहाँ पर जो रेट लॉ फाइंड किए, कैसे फाइंड किए? एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो और जब रिएक्शन देखे तो भी ऐसा हुआ, यहाँ के पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 + 1 दैट इज 3। तो यानी ये कैसा रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। बुक में बोला भी गया है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। बात ही करें एलिमेंट्री रिएक्शन का, और इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? 3 होगा, यानी ये क्या है? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होने की संभावना बहुत कम है। क्यों कम है? कारण है कि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं? एक बार में 3 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, और वो भी प्रॉपर एंगल के साथ। 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, यानी 2 NO का मॉलिक्यूल और 1 O2 का मॉलिक्यूल। ये तीनों मॉलिक्यूल प्रॉपर एंगल से और प्रॉपर एनर्जी के साथ जो कोलिजन करेगा, इसका संभावना बहुत कम है, ठीक है ना, बहुत कम है। लेकिन होगा, कभी कभी हो सकता है, चांस कम है, हो सकता है। लेकिन 4 मॉलिक्यूल प्रॉपर एंगल से प्रॉपर सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलिजन करना नामुमकिन है, क्योंकि इसी का जो कंडीशन है, बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा हो सकता है। इसका संभावना कम होता है ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन का, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल का कोलिजन एक ही साथ कम हो सकता है। जैसे एग्जांपल में ले कि 3 बाइक एक साथ टकराने का संभावना रोड में बहुत कम है। 2 बाइक तो नॉर्मल है, 2 बाइक टकराते रहता है,
लेकिन 3 बाइक एक ही एंगल से या 3 गाड़ी एक ही एंगल से टकराना संभावना बहुत कम, लेकिन 4 मॉलिक्यूल का कोलिजन प्रॉपर एंगल का, वो भी एक साथ सफिशिएंट एनर्जी के, ये ऐसा संभावना नहीं है। तो कभी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है। तो जो मॉलिक्यूलरिटी है ऑलवेज क्या होगा, 3 के बराबर होगा या 3 से क्या होगा, छोटा होगा। 4 हो ही नहीं सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3। तो 3 से मॉलिक्यूलरिटी ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्या मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू जीरो हो सकता है? सोचिए, मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू जीरो हो सकता है कभी भी? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल चाहिए। तो मॉलिक्यूल का संख्या जीरो हो ही नहीं सकता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता है। अच्छा, क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में हो सकता है? क्या कभी आधा मॉलिक्यूल का टक्कर हो सकता है? जैसे हम यहाँ रिएक्शन लिख रहे हैं, हाफ H2 हाफ I2 कोलिजन हुआ, क्या बन गया, HI हुआ। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, हाफ मॉलिक्यूल। कभी हाफ मॉलिक्यूल सुने हैं? ये तो हाफ मोल है, आधा मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो पार्टिसिपेट कितना रिएटम्स भाग ले रहा है, H2 का एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल I2 का। तो जितना मॉलिक्यूल भाग लेगा वही उसका मॉलिक्यूलरिटी है। तो इस तरह से समझना है, यहाँ नहीं देखना है। टोटल 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, 2। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकता है, हाफ या 3/2 ऐसे वैल्यू नहीं होगा। तो जब भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। कैसा होगा, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो भी उसका वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 होगा नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात रहा मॉलिक्यूलरिटी का। और मॉलिक्यूलरिटी शब्द किसके लिए यूज करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा यूज करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई यूज नहीं है, यानी इट इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये दोबारा हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई डिफिनेशन नहीं है, यानी डिफाइन नहीं किया गया है। तो मॉलिक्यूलरिटी के बारे में सारी बात हो गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, if a reactant is present in excess quantity
if a reactant is present in excess quantity, then order of reaction with respect to that reactant is taken 0. If a reactant is present in excess quantity, then order of reaction with respect to that reactant is taken 0. यानी अगर एक रिएक्टेंट बहुत अत्यधिक मात्रा में हो तो उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग उसका ऑर्डर क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं कि एक रिएक्शन हो रहा है A + B और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसमें से एक रिएक्टेंट जो B है वो क्या है, एक्सेस मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो इस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर हम इसका रेट लॉ लिखें R = K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, तो A के रेस्पेक्ट में तो 1 है, B के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेस क्वांटिटी में है। और जो एक्सेस क्वांटिटी में होगा उसका अमाउंट चेंज होने वाला नहीं है रिएक्शन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में। जैसे ये अगर 1 मोल है और इसका क्या है, 10,000 मोल है, ये 1 मोल है और ये 10,000 मोल है। तो 1 मोल और 10,000 मोल में अगर देखें रिएक्शन हुआ इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, तो बच गया कितना है यहाँ, 9,999। तो क्या कोई फ़र्क पड़ा इसमें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका रिएक्टेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर क्या है, 0। यानी ये कांस्टेंट, इसका कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ देखो ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, K' कंसंट्रेशन ऑफ A, है कि नहीं। तो अगर हम इस रिएक्शन का क्या फाइंड करें, ऑर्डर फाइंड करें, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। और अगर मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करें तो मॉलिक्यूलरिटी देखा जाए तो कितना मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हुआ है, 2 मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होगा, 2 ही होगा। तो इस बार मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम नहीं आया, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम नहीं आया। 99% केस में क्या देखा गया था, 99% केस या 90% केस जो है हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, सेम था। हर बार ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या था, सेम था। लेकिन सूडो ऑर्डर रिएक्शन में, यानी जब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑर्डर 1 और मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, यानी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर ना हो, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल ना हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। लगता था ऑर्डर 2 होगा लेकिन ऑर्डर हुआ 1, तो इसलिए सूडो ऑर्डर, झूठा, सूडो मतलब झूठा, तो झूठा का सूडो ऑर्डर फर्स्ट, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारा रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। देखने को ऑर्डर 1 है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इसका क्या है, 2 है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और 90% एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या हो रहा था, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो रहा था, सेम हो रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, तो जब अगर हम ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाएं, जैसे इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5
इसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट ईस्टर है ना। और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा, CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इथेनॉल प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वाटर लेते हैं वो कैसा क्वांटिटी में लेते हैं, एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं, एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं। तो अगर इसका रेट लिखा जाएगा तो इसका रेट कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ हम लिख देते हैं R इक्वल टू कंसनट्रेशन, R इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट का कंसनट्रेशन और वाटर का कंसनट्रेशन। तो वाटर के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर क्या होगा, तो वाटर के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर हो जाएगा 0, क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी में, यानी वाटर का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, वाटर का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है 0 है, यानी वो कांस्टेंट रह जा रहा है लगभग। तो इसीलिए हम ऑर्डर 0 लिखे हैं। अमाउंट चेंज होता तब ना उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होता। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1, और इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी तो 2 होगा। बिना तो वाटर के रिएक्शन नहीं होगा ना, क्या ये रिएक्शन बिना वाटर के हो सकता है, बिना वाटर के तो रिएक्शन नहीं होगा, वाटर तो ज़रूरी है, भले बहुत कम खपत हो, कंसंट्रेशन कांस्टेंट क्यों ना रह जाए। यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, बदलने वाला नहीं है, लेकिन ज़रूरत तो है, एक ही मॉलिक्यूल का ज़रूरत है, तो तब तो रिएक्शन हुआ, नहीं तो रिएक्शन नहीं होता। तो वाटर ज़रूरी है, लेकिन ऑर्डर के, अगर वाटर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर इसका 0 है तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर ऐसा भी हो सकता है ऑर्डर 2 हो जाए, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाए 3, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहेंगे हम लोग, सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये था सूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जब हम केन शुगर का इन्वर्जन करवाते हैं तो वहाँ पर भी सुक्रोज को वाटर के प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जिस तरह यहाँ ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो वहाँ पर भी जो है रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वाटर एक्सेस क्वांटिटी में है। किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे सूडो ऑर्डर रिएक्शन के। अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा एक रिएक्शन है, तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कैसे रिएक्शन के बारे में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी वैसे रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में होते हो। NO2 प्लस CO NO प्लस CO2 बन रहा है, यानी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो अगर हम इसका रेट लॉ लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, है कि नहीं। या तो इसका जो मैकेनिज्म पता होगा, उसका स्लोएस्ट स्टेप अगर हमें पता होगा तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल NO2 के कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो CO के कंसंट्रेशन के क्या है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है 2, और क्योंकि इसको हम एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। और इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम मॉलिक्यूलरिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये था बात कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। अब हम लोग लास्ट में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। हमारा जो हेडिंग होगा क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, एक तरफ ऑर्डर और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे
मॉलिक्यूलरिटी, तो जो हमारा पहला पॉइंट होगा डिफरेंस क्या होगा, तो ऑर्डर क्या है, इट इज द सम ऑफ पावर, इट इज द सम ऑफ पावर of concentration of reactant in a रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी कंसंट्रेशन हैं उनके पावर के सम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी है द नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, है कि नहीं। चलिए अब दूसरा डिफरेंस देखा जाए, तो ऑर्डर के बाद हम सभी रिएक्शन के लिए कर सकते हैं, इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एंड एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी दोनों टाइप के रिएक्शन के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी। और अगर हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी के लिए, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, यानी अनडिफाइन है। किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या अनडिफाइन है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम क्या दे सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव और फ्रैक्शन, है कि नहीं। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। एक पॉइंट और लिख देते हैं हम लोग, तो हाँ, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो हम हर बार ऑर्डर कैसे फाइंड कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट की मदद से रेट लॉ लिख रहे थे और ऑर्डर फाइंड कर रहे थे। इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, लेकिन अगर हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी का, तो एक्सपेरिमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं, सीधे रिएक्शन देख लेंगे, पता कर लेंगे। नहीं, इट इज डिटरमाइंड थ्योरेटिकली, तो हम इसको थ्योरेटिकली डिटरमाइन करेंगे, सीधे रिएक्शन देखेंगे, वहाँ देख करके पता लगा लेंगे इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये है हमारा डिफरेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो आज का वीडियो हम यहीं पर अंत कर रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।